नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार, आपकी अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज ROARO का सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की 3 पहाड़ियां हैं। सबसे पहले राजपीपला की पहाड़ी है, फिर महादेव पहाड़ी है और इसके बाद में मैकाल पहाड़ी है। मैकाल पहाड़ी है। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची धूपगढ़ है। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है और मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक है और अमरकंटक की ऊंचाई 1065 मीटर है। और इसी धूपगढ़ जो चोटी है, यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान महादेव पहाड़ी में स्थित है, मध्य प्रदेश में, जहां धूपगढ़ की चोटी है। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लीमा, पेरू की राजधानी लीमा है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है। और शिमला कुफरी में राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। मक्का अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान मैक्सिको में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय गेहूं सुधार केंद्र, ये भी मैक्सिको में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थित है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? जो स्ट्राइड योजना है ये UGC से संबंधित है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। जो संकल्प है ये कौशल विकास से संबंधित है, स्ट्राइब कौशल विकास से संबंधित है और श्रेयस, ये तीनों कौशल विकास से संबंधित है। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि कौन सी घटना कब हुई है। करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने 1909 में इंग्लैंड में किया था और खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 में दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसी समाचार पत्र का प्रारंभ 1881 ईस्वी में किया गया था। और अबुल कलाम आजाद द्वारा जो अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ है ये 1912 में किया गया था। तो सबसे पहले 1881 है, यानी कि 3, उसके बाद 1908, 2, उसके बाद 1909, यानी कि 3, 2, 1 और 4। तो 3, 2, 1 और 4 ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है या व्यय होता था? 40% या 45% या 50% या 55%? ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल 52% खर्च होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ये माना था
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, ये दोनों नदियों के बेसिन क्षेत्र में कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील मीठे पानी की झील है। सांभर झील। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। और वुलर झील, उलर झील श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी पर। झेलम नदी पर स्थित है। यह एक गोखुर झील है। गोखुर झील उस झील को कहते हैं जिसका निर्माण नदियों के द्वारा होता है। और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और नाल सरोवर झील, नाल सरोवर झील गुजरात में है और ये आर्द्र भूमि में भी शामिल है। ये इसे आर्द्र भूमि में भी शामिल किया गया है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यह एक लैगून झील है। लैगून झील है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तामरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में तामरिया जनजाति, मुंडा जनजाति, ओरांव जनजाति पाई जाती है। तो तामरिया जनजाति झारखंड राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है, ये बात सही है। तप्ता पानी उड़ीसा में स्थित है, ये भी बात सही है। वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी बात सही है। नारायणी गुजरात पे, ये नारायणी जो है ये राजस्थान में स्थित है, गुजरात में नहीं। नारायणी राजस्थान में स्थित है। ये गलत पूछ रहा था, तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? नॉर्वे देश में जितना प्रयोग होता है ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा का 99% ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा से प्राप्त होता है। और एक है पराग्वे देश। पराग्वे देश जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, पराग्वे में 100% ऊर्जा जल विद्युत द्वारा प्राप्त होता है। विश्व में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन चीन देश करता है। विश्व में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन चीन देश करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। नॉर्वे 99% जल विद्युत प्राप्त करता है कुल ऊर्जा का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? क्यूबा को, या जावा द्वीप को, या सुलावेसी को, या मिंडानाओ को? जावा और सुलावेसी ये दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं। ये दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं। क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। जो मिंडानाओ है ये फिलीपींस का, मिंडानाओ फिलीपींस का, सॉरी इसे मिटा लेते हैं। मिंडानाओ फिलीपींस का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी द्वीप है। और जो मिंडानाओ द्वीप है इसे वादी की भूमि कहते हैं। ये फिलीपींस का सबसे दक्षिणी द्वीप है और फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मिंडानाओ। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है?
ये मलेशिया है, ये मलेशिया देश है, और ये इंडोनेशिया है, और यहाँ पर ब्रुनेई देश है। यहाँ पर ब्रुनेई देश है। जो ब्रुनेई देश है ये 3 ओर से मलेशिया से घिरा हुआ है। ब्रुनेई देश 3 ओर से मलेशिया से घिरा हुआ है और इस तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। और जो इंडोनेशिया है ये यहाँ पर स्थित है। तो तिमोर लेस्ते, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी ये तीनों इंडोनेशिया से सीमा साझा करते हैं, और जो ब्रुनेई है ये इंडोनेशिया से सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन ये सही है, ब्रुनेई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पोलिनेशिया द्वीप का भाग नहीं है? टांग, ताहिती, तुवालू, तिनियान। जो तिनियान है ये उत्तरी मेरियाना द्वीप का भाग है। उत्तरी मेरियाना द्वीप का भाग है तिनियान। और उत्तरी मेरियाना द्वीप ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है तिनियन। टांग और ताहिती और तुवालू ये सभी पोलिनेशिया द्वीप का भाग है। और जो पोलिनेशिया द्वीप है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। पोलिनेशिया द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एंटीगुआ और बारबूडा की राजधानी सेंट जॉन्स है, ये बात सही है। डोमिनिका की राजधानी सेंटो डोमिंगो है, ये बात गलत है। डोमिनिका की जो राजधानी है ये रूसाऊ है, रूसाऊ। और अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है, और बहामास की राजधानी नासाऊ है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो बहामास की राजधानी है ये नासाऊ है और डोमिनिका की राजधानी रूसाऊ है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में देखना है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, या मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, या अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 9,51,000 जनजातियों की जनसंख्या है, और मिजोरम में 10,36,000 जनसंख्या है जनजातियों की। और नागालैंड में, जो नागालैंड है, नागालैंड में जनजातियों की संख्या है 17,10,000। और मेघालय में जनजातियों की संख्या 25,55,000 है। 25,55,000 है। अरुणाचल प्रदेश में, रिपीट कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों की संख्या 9,51,000 है। मिजोरम में जनजातियों की संख्या 10,36,000 है, और नागालैंड में जनजातियों की संख्या 17,10,000 है, और मेघालय में जनजातियों की संख्या 25,55,000 है। तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, सबसे अधिक जनजातियों की संख्या या जनसंख्या मेघालय में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कोयले से होता है।
कोयला से होता है 49.1%। और नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे अधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा से 16.1% ऊर्जा प्राप्त होती है। और दूसरे नंबर पर है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से 10% ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये पूछ रहा है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत ऊर्जा का, तो ये सौर ऊर्जा है। ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी के तट पर स्थित नहीं है? बोकारो, जो बोकारो है ये दामोदर नदी के तट पर स्थित है। दामोदर नदी के तट पर बोकारो स्थित है, झारखंड में। और जो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र है ये रूस के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। जमशेदपुर को टाटा नगरी कहते हैं और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर स्थित है। कहां? झारखंड में। भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र ये भद्रा नदी के किनारे स्थित है। भद्रा नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किसी भी नदी के किनारे नहीं स्थित है। यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना रूस के सहयोग से दूसरे पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। सबसे कम मलिन बस्तियां किस शहर में है? इसका मतलब है अहमदाबाद में मलिन बस्तियां 4.49% है। लखनऊ में मलिन बस्तियां 12.9% हैं। जयपुर में मलिन बस्तियां 10.62% है। बंगलुरु में मलिन बस्तियां 8.39% है। तो ये पूछ रहा है सबसे कम मलिन बस्तियां किस शहर में हैं? तो अहमदाबाद गुजरात में सबसे कम मलिन बस्तियां हैं। ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश में 10% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उड़ीसा में 16.7% जनसंख्या नगरों में निवास करती है और बिहार में 11.3% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। राजस्थान में 24.9% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। भारत में सबसे अधिक जो नगरीकृत जनसंख्या है ये गोवा में है। गोवा की 62.2% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक नगरों में जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की निवास करती है? तो वो दिल्ली की है। दिल्ली में जो दिल्ली की 97.5% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो इस प्रकार जो हिमाचल प्रदेश है सबसे कम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की है। ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है? तो केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है। 1000 पुरुष पर 1036 महिलाएं हैं केरला में। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में पाया जाता है। 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं।
879 महिलाएं हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे जो अधिक लिंगानुपात है वो कहाँ का है और सबसे कम लिंगानुपात पूछ रहा है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है। सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है। 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं हैं। 1037 महिलाएं पुदुचेरी में। और सबसे कम जो लिंगानुपात है केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव का है। दमन दीव में 1000 पुरुषों पर 618 महिला हैं। तो ये सबसे कम की पूछ रहा है, तो सबसे कम दमन द्वीप में है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और जो भारत का लिंगानुपात है, भारत का लिंगानुपात 943 है। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ये भारत का लिंगानुपात है। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन शहर हैं। आगरा, प्रयागराज और मेरठ ये तीनों मिलियन शहर हैं। मतलब यहाँ की जो जनसंख्या है ये 10 लाख से अधिक है। और मुरादाबाद की जो जनसंख्या है ये 10 लाख से कम है। तो मुरादाबाद ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ये संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी की हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इस प्रस्तावना को स्वीकार किया था। और जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में सबसे पहले न्याय है। सबसे पहले न्याय है और 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार की न्याय है। और दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। रिपीट कर लेते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और 2 प्रकार की समता या समानता है। प्रतिष्ठा और अवसर में समता या समानता। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समता है। तो ये पूछ रहा है न्याय, तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार का न्याय है। ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किन संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी। और इसका मुख्यालय केन्या, इसका जो मुख्यालय है केन्या नैरोबी में स्थित है। केन्या नैरोबी में स्थित है। जर्मन वाच का मुख्यालय जर्मनी में स्थित है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। जो जोखिम सूचकांक यानी कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जर्मन वाच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ, किस वर्ष पारित हुआ?
तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित हुआ। 2005 सही है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो भारतीय कैलेंडर है इसके अनुसार भी 12 महीने हैं। इसका पहला महीना चैत्र, फिर बैसाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर अश्विन, फिर कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन है। ये 12 महीने हैं और 12 महीने में ये 4 ऋतुएं होती हैं। तो सबसे पहले चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ ये आते हैं। तो सबसे पहले जो ऋतु होती है ये बसंत ऋतु होती है, ये पहले नंबर पर होती है। और इसके बाद ग्रीष्म ऋतु होती है, इसके बाद वर्षा ऋतु होती है और सबसे बाद में शरद ऋतु होती है। शरद ऋतु सबसे बाद में होती है। तो 1 यानी कि 3, 2, 1, 4। तो 3, 2, 1 किसमें है? 3, 2, 4, 1। तो 3, 2, 4, 1 ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है? देखिए 2009 में पश्चिमी प्रशांत महासागर में 2009 में जिबूती आचार संहिता का लागू किया गया था। जो पश्चिमी हिंद महासागर है, पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में अदन की खाड़ी और लाल सागर है। यहाँ समुद्री जहाजों पर चोरों और डकैतों के विरुद्ध मुकाबला करने के लिए जिबूती आचार संहिता लाया गया था 2009 में। फिर इसके बाद 2017 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें जिबूती आचार संहिता में संशोधन किया गया। और यह जो सम्मेलन था ये सऊदी अरब के जेद्दा में हुआ था, इसीलिए इसे जेद्दा संशोधन भी कहते हैं। तो जो जिबूती आचार संहिता है ये समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अपडेट मिलता रहे। और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।